6 दिन किसी कैंप में, 6 दिन किसी कैंप में, 8 दिन किसी कैंप में, 3 हफ्ते मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मेरा अफसरदा था कि किसी तरह से मैं ये बता दूं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं अभी। तो ये बताएं कि मेरे आने के बाद पाकिस्तान आपके साथ क्या हुआ? आप घर से बेघर हो गए, बाहर पार्कों में सोए, सोए, बसों के पास, स्टेशन पे कहीं भी। उसके बाद क्या फ़ैसला किया कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है? जो उतर के आए मैंने देखा कि इंसान ही है। सही। मैं उनके करीब गया, मैंने तुर्किश में उनके साथ बात की, तो वो उन्होंने कहा कि हमें बुल्गारिया की जो फ़ौज है उन्होंने कुत्ते हम पर छोड़ दिए थे। सही। तो यूरोप की गवर्नमेंट है, अच्छा। यूरोपियन यूनियन है, वो उनको एक बंदे को रखने का 200 यूरो देती है एक दिन का। अब ये बताएं काशी भाई कि जब आप घर पहुंचे तो क्या फीलिंग थी घर वालों की और आपकी? 7-8 साल बाद जब बंदा घर पहुंचता है तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा अली और आज जो है ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भाई हैं ये तुर्की में वीज़े पे गए थे, लीगल गए थे, लेकिन वापस ये डिपोर्ट होके आए हैं। वो कैसे डिपोर्ट होके आए हैं ये भाई से सुनेंगे। और भाई जो है ना कुछ मंथ कैंप में भी रहे हैं वहाँ पे तुर्की में ना, तो हम लोग साथ रहते थे। ये मेरी 1-2 वीडियो में ये आए भी हुए हैं, ठीक है। काशिफ भाई इनका नाम है। तो इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे ना तुर्की में, जिधर हम इस्तांबुल में रहते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद इनसे मुलाकात हुई। ये एकदम से ना गायब हो गए थे, यानी कि इनका कोई राब्ता नंबर, आईडी शाईडी कुछ भी नहीं था। तो मुझे पता भी नहीं था, मैं भी परेशान हो रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा पता था कि ये किस एरिया में रहते हैं। तो मैं तकरीबन 2 साल से ना, यानी कि कभी 4 माह बाद, कभी 3 माह बाद, इस तरह करके उस तरफ जाता था, इनके इलाके में पूछता था। कोई ज़्यादा तो एड्रेस वगैरह का नहीं पता था, सिर्फ थोड़े से एरिया का पता था कि इस एरिया के पास रहते हैं। खैर मैंने कोशिश वगैरह की तो अल्हम्दुलिल्लाह काशी भाई जो ना मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशी भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई मिलके। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात पे मैंने जो है ना इनके साथ वीडियो जो है ना वो मैं बना रहा हूँ कि मैंने कहा जो सवाल जवाब होंगे वो मैं आपको भी जो है ना वो बताऊंगा। थोड़ी बहुत तो वैसे बात हुई थी, कुछ बातें जो है ना अभी इनसे मैंने पूछनी है। तो काशिफ भाई सबसे पहले ये बताएं देखने वालों को कि मैंने आपको ढूंढा या आपने मुझे ढूंढा है? नहीं, पहली बात यह है कि रज़ा भाई ने मुझे बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे, काफ़ी 1.5-2 साल से। अच्छा। तो आखिरकार मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कोई आदमी है आपका दोस्त है, आपको तुर्की से, वो आपको ढूंढता ढूंढता आपका पूछता है, ये उसका नंबर है। लेकिन मैं समझा शायद पता नहीं इतना मैंने ख़ास नोट नहीं किया। चलती हैं दिमाग में सही। इंसान की कि कोई मुझे तलाश कर रहा है, किसी लिए तलाश कर रहा है। लेकिन जब मुझे नाम पता चला कि रज़ा भाई हैं, अच्छा। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कि चलो मुझे आज किसी ने याद रखा है इतनी दिनों तक, सही 2 साल भाई, तक। आपके साथ टाइम अच्छा गुजरा था, ठीक है, इसीलिए आप मुझे याद रहे। और आज मैं ना वो देखने वाले भी देख रहे होंगे कि मैं खुश हूँ आज। काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो मैं यानी कि इस तरह खुश हुआ हूँ कि अपने दोस्त से मिला हूँ। इनके साथ बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरा है। तो खैर अभी जो है ना वो वीडियो को हम लंबा नहीं करते। काशी भाई की मैं आपको स्टोरी जो है ना वो इनसे पूछते हैं क्या हुआ था, एकदम से ये गायब हो गए, राब्ता नहीं हुआ। तो काशी भाई आप ये बताएं जब मैं तुर्की से वापस आया तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? यानी कि आप वीज़े पे तो गए थे, कार्ड भी आपने लिया, ठीक है। अगर वो इनके पास पिक्चर अभी उनकी वो पड़ी होगी तो वो मैं हाइड करके नंबर वगैरह स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई भाई लीगल थे वहाँ पे। और मैं इनकी वीडियो भी साथ लगा दूंगा जो मैंने अपलोड की थी पहले, उसका कोई छोटा सा शॉर्ट जो है ना। रज़ा अली फैन के साथ घूम रहे हैं, इनका चैनल आप सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं कि मेरे आने के बाद पाकिस्तान आपके साथ क्या हुआ? मैं जब वहाँ पर रह रहा था तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने अप्लाई नहीं किए थे। ठीक है, कैमरे की तरफ देख के आपने बात करनी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने अप्लाई नहीं किए थे अपने। मेरे पास पहले कार्ड था 6 माह का, सही। और उसके बाद जब मैंने दोबारा अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा जहन था कि आगे मूव होना है यहाँ से, सही। तुर्की से मैंने आगे यूरोप के लिए मूव करना है, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने अप्लाई ही नहीं किए थे। अच्छा। इस वजह से मुझे बहुत सी, आज ही मैं पछता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं डॉक्यूमेंट अप्लाई किए होते, तो शायद मेरे पास तुर्की का कोई ना कोई आज कोई वैलिड रीज़न होता। सही। खैर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा तुर्की से। जब मुझे पता चला कि डॉक्यूमेंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं मेरे, तो मैंने आगे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की।
लेकिन जब आप मैं ये बताएं सबसे पहले आप किस ईयर में फर्स्ट टाइम गए थे? मैं 2018 में पहली बार गया था वहाँ ठीक पर। है। तो मुझे 6 माह का वहाँ पर जो कार्ड था रेजिडेंस का, मुझे वो मिला था। सही। तो उसके बाद फिर मैंने कार्ड अप्लाई नहीं किया था। मेरे को सब लोग यही कहते थे कि हमने आगे ठीक जाना है। है, क्या ज़रूरत है कार्ड अप्लाई करने की। जो मेरा तुर्किश बॉस था जी। उसने भी मुझे यही कहा कि तुम वीज़ा अप्लाई ना करो, सारे लोग यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं तो तुम भी इलीगल रह सकते हो, यहाँ पर कौन सा कुछ कोई कहते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। पहले वाकई नहीं कुछ कहते थे। तो लिहाजा बेहतर है कि तुम ये अप्लाई ना करो। तो मैंने बॉस के कहने पे आकर मैंने अप्लाई नहीं किया। आज ही भी मैं उस चीज़ को लेकर अफसोस करता हूँ कि मैं काश मैंने अप्लाई किया होता, इलीगल ना होता। मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आज सही। भी कोशिश यही कर रहा था कि, लेकिन खैर मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की तरफ कोशिश की। आप वहाँ से बताओ कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपके पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे और वो घर से बेघर होना पड़ा, वहाँ से बताओ। असल में जब मेरे पास मेरी मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे ना वहाँ पर मेरे घुटने पे चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो सही। उस वजह से मैं कहीं काम ना नहीं कर सकते थे। काम नहीं कर सकता ठीक। था। कोई रखता भी नहीं था, अगर कोई रखता भी है तो भाई पैसे के बगैर कोई भी नहीं रखता सही। प्रदेश में। वहाँ पर महीने का खर्चा 50-60 हज़ार महीने का खर्चा था। जो मेरे पास जमा पूंजी थी, जो जो मैं जमा जोड़ा हुआ था काम करके, सही। वो मेरा सारा लग गया। उसके बाद मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि मैं अभी क्या करूं। मैंने भी सोचा, मैं कहा चलो क्यों ना यहाँ से भाग जाता हूँ, बॉर्डर क्रॉस कर निकल जाता हूँ यहाँ से। ऐसी सोच क्यों आई, मतलब कि कुछ? क्योंकि रहने के लिए घर ही नहीं था, इलीगल बंदे तो की आप ज़िंदगी आउट गुजर। पास जमा करवा के वापस चले जाते, पाकिस्तान आ जाते वापस? देखिए पाकिस्तान में जब मैंने फ़ोन किया घर वालों को, मैंने पाकिस्तान आना है, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा अगर तुमने आना है तो आ जाओ। अगर वहाँ पर कोई वसाइल हैं, पाकिस्तान में हालात सही नहीं है, अगर तुम वहाँ पर रह सकते हो तो मज़ीद रह लो। सही। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया मैं चलो इलीगल रह लेता हूँ। लेकिन इलीगल रहना मुश्किल था, घर नहीं मिल रहा था मुझे। ठीक। तो कभी बसों के अंदर, कभी ट्रेनों के अंदर, तो कभी वो बाइक। उन्होंने जिनके घर रहते थे उन्होंने खुद निकाला था, आप खुद गए थे? उन्होंने खुद निकाला था, मैं नहीं गया उन्होंने था। खुद निकाला। आपके कहने का मतलब है कि कोई रखता नहीं, बहुत कम लोग होते हैं कोई वो रखता खुदा नहीं खौफी है। करने वाले। कुछ देर रखा उन्होंने मुझे, अच्छा। 1.5-2 साल तक मुझे रहा उनके पास। नहीं, 1.5-2 साल बगैर रेंट के रहे हैं? नहीं, रेंट के साथ रहा हूँ रेंट के मैं। साथ, रेंट के बगैर कितनी देर यानी कि रखा रेंट उन्होंने? रेंट के बगैर मैं कोई 2-3 माह रहा हूँ वहाँ पर रेंट के बगैर। दो तीन और माह हाँ, बीमारी की हालत में, जब मैं बीमार था ठीक। मैं काम नहीं कर सकता था। जो सही। मेरे पास था वो मैंने अपना बीमारी पे लगा दिया। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप बीमार थे, काम नहीं कर सकते थे, तो कोई खाने पीने का निज़ाम कैसे चलता था? कोई आपका हाल चाल पूछता था या कोई मेडिसिन के लिए कोई आपके साथ डॉक्टर के पास जाता था या कोई मेडिसिन आपको ला के देता था, इस तरह का कुछ? हाँ, ये है कि जिस घर में मैं रह रहा था उस बंदे ने मेरी थोड़ी हेल्प की थी। वो मुझे मेडिसिन लेने के लिए कहीं साथ चला जाता था, लेकिन कब तक। हाँ जी। आखिर वो मेडिसिन जो बीमारी होती है वो 2-4 दिन की होती है, 2-4 महीने की नहीं होती। सही। बस उस वजह से करीब बहुत हेल्प की। जिस मैं घर में रहता था, सही। कुछ अच्छे थे लोग। अच्छे लोग थे, अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ मेरा। बाकी मेरा नसीब था कि मैं इलीगल होने की वजह से मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं थी, वो इज़्ज़त नहीं थी कि सही। मैं कुछ कर पाता, कि सही। मैं अपना खुद का कुछ हालांकि काशी भाई को तुर्किश भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। काशी भाई वहाँ पे इंग्लिश टीचर भी रह चुके हैं, लोगों के घरों में जाके पढ़ाते होते थे तुर्किश लोगों को, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कुछ अल्फाज तुर्की के भी बोल दें ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मैं कहना ये चाहूँगा तुर्की में कि टर्किश लैंग्वेज में कुछ कहना चाहूँगा तो मैं, दुनिया bu kadar değil, यानी कि हर इंसान kendine seviyor, हर इंसान kendine bakıyor, कि हर बंदा अपने आप को प्यार करता है। तुर्की में, प्रदेश में कोई किसी का नहीं बनता, हर बंदा अपना अपना। कुछ लोग होते हैं जो एहसास करते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते जैसे हैं। कि रज़ा भाई थे मेरे साथ रहे कि रूम में, मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। और हम दोनों जॉब भी करते थे एक जगह पर, बड़ा अच्छा बिल्कुल। वहाँ पर अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पर। आज भी उसी मोहब्बत की वजह से, आज भी उसी चाहत की वजह से इन्होंने मुझे ढूंढा है, मैं इनको मिलने के लिए आया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनको देख के, कि मुझे वो तुर्की वाली वाइब्स आ रही थी, चल मैं आज मैं मुझे इनके खुद पास बहुत बैठा बड़ी हूँ। खुशी हुई। अच्छा, आप घर से बेघर हो गए, बाहर पार्कों में सोए, सोए, बसों के पास, स्टेशन पे, कहीं भी। उसके बाद क्या फ़ैसला किया कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है? जब मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर जो कुछ मेरे पास था, 100, 150, 200 लीरा मेरे पास था, मैंने उसकी टिकट ली बुल्गारिया की।
अच्छा, मैंने बुल्गारिया की टिकट ली और सीधा बुल्गारिया के शहर जो बॉर्डर की टिकट ली बॉर्डर यानी की कि टिकट ली। बॉर्डर की टिकट ली। बॉर्डर की ठीक है। टिकट ली और मैं बुल्गारिया के बॉर्डर की टिकट ली मैंने, हम्म। तो मैं बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। सही। तो मैं फिर अकेला ही परेशान था, ना घर था। मैंने कहा यार निकल गए तो निकल गए, नहीं तो मर गए तो मर गए। लास्ट लास्ट इनके साथ उस वक्त बात हुई थी जब ये बैग पैक करके बुल्गारिया के बॉर्डर के पास से वो इनके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, कुछ इस तरह का कोई वाकया हुआ था। इन्होंने लास्ट कॉल मुझे की थी, वीडियो कॉल की थी जो, ला उसके बाद फिर राब्ता नहीं हुआ था। वीडियो कॉल पे ये मेरा मसला था कि जब मैं जा रहा था तो उस वक्त मुझे परेशानी कोई नहीं हुई। अच्छा। जब रात गुजरी तब 2-3 बज गए थे। रात के 2-3 बजे जब मेरे पास जानवर आए, ना जाने वो कौन थे, भेड़िए के बच्चे थे या छोटे थे। छोटे बच्चे थे। अच्छा। लेकिन वो उनका रास्ता गुजरने का था या उनका वो पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ रहा था, वो मेरे पास आए, छोटे बच्चे थे। जैसे ही मैंने देखा मेरे पास मज़ीद मेरे करीब आ गए हैं और मैंने छोटी सी छड़ी वगैरह थी, मैंने वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको स्टिक मारी, कोई। स्टिक मारी और मैं वहाँ से निकल गया। सही। तो फिर आप कहीं गिरे भी थे? मैं फिर आगे खाई में गिर गया। अच्छा। मैं खाई में गिरा, मेरे ख्याल से कोई अ, इतनी गहरी खाई नहीं थी, कोई समझ लें कि 4-5 जो मंजिलें होती हैं, इतनी गहरी खाई थी सही। जिसके अंदर मैं नीचे गिरा और मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया, मेरा पाँव मुड़ गया था बहुत ज़्यादा, पाँव में मोच आ गई। सही। तो फिर मैं आहिस्ता 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 करते करते मैं बुल्गारिया के बॉर्डर को क्रॉस कर गया। कर गए। जब मैंने बुल्गारिया का बॉर्डर क्रॉस किया मैंने, तो आगे वो भेड़िए कह रहा हूँ, आगे मैंने देखा कि पुलिस वाले थे? 8 से 9 पुलिस वाले नहीं थे, 8 से 9 लड़के जो मरोकिश थे, अच्छा। वो पहाड़ के ऊपर से उतर के आ रहे थे। मुझे वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, पहाड़ काफ़ी बड़ा था, अच्छा। वो छोटे छोटे दिख रहे थे। तो मैंने देखा, मैं कहा अगर ये इंसान के बच्चे, अगर इंसान हुए तो मिल लूँगा। अगर ये कोई भेड़िए वहाँ पर ग्रुप की शक्ल में होते हैं, सही। वो इकट्ठे आते हैं भेड़िए वगैरह, सही। मैं कहा अगर ये कोई जानवर वगैरह हुए तो छुप जाऊँगा। वैसे एक बात मैं ऐड कर दूं, बुल्गारिया वाला जो बॉर्डर है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त है। कि वो उन्होंने जो उनकी पुलिस है, पुलिस के साथ उनके ना डॉग्स भी होते हैं, तो वो जो है ना वो छोड़ देते हैं इंसानों पे। ठीक है। अच्छा। फिर तब ना, जब मज़ीद कोई आधे घंटे बाद वो पहाड़ पे जब वो नीचे उतर थे, आधे घंटे बाद वो नीचे उतर के आए, मैंने देखा कि इंसान ही है। सही। मैं उनके करीब गया, मैंने तुर्किश में उनके साथ बात की, तो वो उन्होंने कहा कि हमें बुल्गारिया की जो फ़ौज है उन्होंने कुत्ते हम पर छोड़ दिए थे। सही। तो उनको मैंने देखा, उनके पाँव के ऊपर यहाँ पर कोहनियों पे, उनके शोल्डर पे बाइट्स के निशान थे, कुत्तों के उन्होंने काटे हुए थे, बहुत ज़्यादा खून हुए थे बेचारे वो। सही। तो उनको देख के मैं डर गया। मैंने कहा ये ना हो, खुदा न खास्ता मैं आगे अकेला जाऊंगा, मुझ पे छोड़ देंगे, मैं मर जाऊंगा। कई बेचारे लोग पाकिस्तानी हैं, कई लोग वहाँ पर गए हैं और वो उनके लापता हो गए हैं, पता ही नहीं है फैमिली को। इतना बड़ा दुख देना, पूरी फैमिली को दुख देना कि यार हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, बड़े परेशान हो जाते हैं बात का। वो इतना गम में नढाल हो जाते हैं कि वो बच्चे को कहता बच्चा हमारा सामने आ जाए एक बार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद बताएं कि जब आप बॉर्डर क्रॉस किया, वो बंदे आपको वो नजर बंदे आए? आप तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे अच्छा। कहा कि आप लोग इतना खून से लथपथ हो, आप लोग तो कोशिश करो इस्तांबुल जाओ, फौरी जाके फर्स्ट एड लो, मेडिसिन वगैरह लो, इंजेक्शन लगवाओ। ये ना हो कि तुम लोगों की टांग काटनी पड़ जाए, हाथ सही। काटना पड़ जाए जहर की वजह से, क्योंकि वो कुत्ते जो होते हैं ना, जो वो काटते हैं ना, तो उससे जहर फैलता है जिस्म सही। के अंदर। तो फौरी मैंने फिर सोचा कि मैं वापस क्यों जाऊं इनके साथ, इनको भेज दो, ये खुद ही वापस जाएं, मैं आगे निकलता हूं। जब मैंने देखा मैं अकेला हूँ, बीमार भी हूँ ऊपर से, मैं कैसे आगे जाऊँगा। फिर मैं उन्हीं के साथ जो है बैठकर मैं जंगल मैंने वापस सोचा कि मैं वापस मूव करूँ। मैं बॉर्डर से वापस आ गए तुर्की वापस की आ गया, तरफ? तुर्की की तरफ वापस आ गया। अच्छा। मैं तुर्की की तरफ वापस आया, बॉर्डर क्रॉस किया, तुर्की के बॉर्डर की तरफ आया। सही। तो फिर मैं आगे कोई एक दिन चलते हमें सड़क की जो आवाज़ आना शुरू हुई, गाड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हुई। सही। हमने आवाज़ सुनते सुनते रोड पर आए। रोड पर आते ही हमें इस्तांबुल की तरफ जा रहे थे, हम लोग पकड़े गए। सही। जब पकड़े गए पुलिस तो वालों ने पकड़ लिया पुलिस आपको? वालों ने पकड़ लिया वो फिर हमें। कैंप ले गए? वो फिर हमें कैंप ले गए। अच्छा। फिर उसके बाद कैंप में क्या हुआ? कैंप ले के जाने के बाद पहले हमें तुजला एक जगह है, कैंप का नाम है, सही। इस्तांबुल से आगे, पहले हमें वहाँ लेके गए। अच्छा। वहाँ ले जाने के बाद उन हमें पकड़ के जो ईरान का बॉर्डर है, ईरान के बॉर्डर के पास जो कैंप है, हमें वहाँ पर लेके गए।
कि वहाँ पर हमारे इन्होंने फिंगर किए कि उन्होंने ये शो करवाया कि हमने इन लोगों को ईरान के बॉर्डर से पकड़ा है कि ये ईरान से बॉर्डर क्रॉस पकड़ा वो बुल्गारिया के बॉर्डर से था। पकड़ा बुल्गारिया के बॉर्डर से था। ठीक है। और हमें शो कर ये करवाया तुर्किश वालों ने कि हमने इनको ईरान के बॉर्डर से पकड़ा है। अच्छा, अब ये बताएं कि कैंप में आप चले गए, कितने महीने वहाँ पे रहे और वहाँ का माहौल कैसा था? खाना पीना सही मिलता था और सोने के लिए जगह सही थी? सर्दियाँ थी, गर्मियाँ थी, इसके बारे में बताएं। देखिए जो मई का महीना था, अच्छा। गर्मी का मौसम था, तो खाना पीना वहाँ पर ठीक है, इतना इतना भी वैसा नहीं है कि बंदा ना खा सके। खा सकता, गोश्त वगैरह गोश्त मिलता वगैरह था? मिलता था, हफ्ते में 3 बार गोश्त मिलता था। खाना पीना ठीक था उनका, सही। क्योंकि वो कौन सा खुद अपने पल्ले से दे रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, यूरोप की गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन है, वो उनको एक बंदे को रखने का 200 यूरो देती है एक दिन का। सही। 200 यूरो एक दिन का रखते हैं। यानी कि यूरोप जो है वो टर्की को जो वो देता है पैसे, यूरो देता है कि भी ये आपने बंदे इधर रोक के रखने हैं, हमारी कंट्री में नहीं आने देने। हाँ ऐसे ही है, वो उनको 200 यूरो देते हैं। आप उसको पकड़ें, आप इसको खाना दें, रहाइश दें, खाना पीना दें, इसको जगह दें रहने के लिए, हम आपको एक दिन का एक बंदे का 200 यूरो देंगे। सही। जब वो हमारे फिंगरप्रिंट करते हैं, फिंगरप्रिंट के बाद वो ये शो करवाते हैं, ये हमारे पास ये कैदी है, तस्वीरें तक, पिक्चर्स तक हमारी लेते हैं। अच्छा। कि ये हमने बंदा पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान से है, ये इसकी शनाख्त है। फिर वो आगे यूरोप को भेजते हैं, यूरोप वाले उनको 200 यूरो देते हैं जी, आपने अच्छा काम किया, आप इनको पीछे अपने पास रखें, हमारे पास ना आने दें। 200 यूरो वो लेते हैं। वो कुछ लोगों को 1-1 साल तक रखते हैं, कुछ लोगों को 6-6 महीने रखते हैं। आपको कितने महीने रखा था? मुझे इन्होंने 2 महीने रखा था। मैंने बहुत फोर्स किया। क्या फीलिंग थी, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। बड़े लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि भी इधर से हम निकलें, डेंकी शेंकी लगाएं, पकड़े भी ना जाएं, सीधा जो है ना जर्मनी फ्रांस पहुंच जाए। ऐसे नहीं होता। देखिए, चार दीवारी में कैंप के क्या फीलिंग आती थी? पछतावा होता था क्या? देखिए कैद ऐसी चीज़ है कि कोई बंदा भी वहाँ पर खुशी खुशी नहीं रह सकता। सिर्फ कैद में इंसान, कोई भी बहुत बड़ा कोई मर्द भी होना, को कहता है कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, वो भी रो पड़ता है वहाँ बैठ के। अच्छा, आपने देखा रोते हुए? मैंने कईयों को रोते हुए देखा यार कि हम कहाँ फंस गए 8 महीने आप भी कभी रोए थे? मैं इसलिए इस गम में रोया था कि पीछे मेरे राब्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी वालदा, मैं जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हर कोई करता है अपनी वालदा से मोहब्बत। बेशक। मैं उनके गम में रोया था कि यार कहीं उनको कुछ हो ना जाए, वो परेशान है पीछे, वो उनको पर राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं 6 दिन किसी कैंप में, 6 दिन किसी कैंप में, 8 दिन किसी कैंप में, 3 हफ्ते मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मेरा अफसरदार था कि किसी तरह से मैं ये बता दूं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं। अभी मैं हो सकता है पाकिस्तान आ जाऊँ, या हो सकता है मुझे छोड़ दें। इसलिए मैं राब्ता कैसे हुआ फिर घर? फिर जब मुझे इन्होंने बड़ी जेल में भेजा, बड़ी जेल में जो बड़ी कैंप है, मुझे वहाँ बैठाया। जब मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने पाकिस्तान कॉल करनी है। तो फिर एक दिन मुकर्रर होता है सबका, एक दिन अफ़गानियों का होता है, एक दिन पाकिस्तानियों का होता है, एक दिन तुर्कमानिस्तान, जो लोग होते हैं वहाँ पर कंट्री वाइज होते हैं, उनको वो एक दिन का मौका देते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा यार एक बार मुझे मेरे घर फ़ोन करने दो कि मैं ज़िंदा हूँ। जब मैंने घर पहला फ़ोन किया तो वो सब रोना शुरू हो गए कि हमें लगा तो शायद मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्लेदार, सब लोग आए दिन कोई ना कोई घर आता था, बच्चे की खबर आई है कोई, लेकिन वो कह रहे बच्चे की कोई खबर यानी नहीं कि जब आपका राब्ता ख़त्म हो गया था घर वालों से, तो उनको पता चल गया था कि किसी मुसीबत में है, तो उन्होंने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को बता दिया हुआ था? हाँ, वो यही कह रहे थे कि बच्चे से हमारी बात नहीं हो पा रही। 3 हफ्ते हो गए हैं, बच्चा 1 महीना तो होने देखिए, वाला है। आप भी परेशान, पीछे घर वाले भी क्या परेशान होते होंगे, हमारे बच्चे को क्या हो गया है या किधर है, किस हाल में होगा। सोचने वाली देखिए, बात। मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा लाहौरियों का दिल जो होता है वो इतना इस मामले में ज़रा नाजुक होता है। मैं ये होता है ना, जैसे सियालकोट वाले, मंडी बहाउद्दीन वाले, गुजरात वाले, ये लोगों का एक समझ के प्रोफेशनल हो चुके हैं इस चीज़ में। वो तो छोटे छोटे बच्चे भेज देते हैं। मैंने एक लड़के का भी, छोटे बच्चे का भी इंटरव्यू किया हुआ है। वो घर से निकला है जनाब, तो उसने सिर्फ अपनी सिस्टर को या भाई को बताया कि मैं तुर्की जा रहा हूँ या यूरोप जा रहा हूँ, तो उसके वीडियो मैंने इसकी जो बनाई, वो प्रोफेशनल हो चुके हैं। उनके माँ बाप अल्लाह पाक उनको भी समझ दे कि ये ख़तरनाक तरीका है, नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग समझ भी गए हैं। लेकिन ये लाहौर के जो लोग हैं ना, ये कराची के, लाहौर के, ये लोग बड़े ज़रा नाजुक होते हैं।
ये लोग नहीं डंकियाँ लगाते। मैं लीगल गया था और वहाँ पर इलीगल हो गया था वो। मेरी अपनी गलती है कि मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। यानी कि कार्ड एक तो होता है ना रिजेक्ट हो गया हो, इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, इनके पास शायद वसाइल नहीं थे कुछ इस तरह मेरे का। पास वसाइल भी नहीं थे। कुछ मामला ऐसे थे, जिस बंदे के पास मैंने वीज़ा अप्लाई करना था उस बंदे ने मुझसे $1,000 मांगा था कार्ड रिन्यू कार करवाना रिन्यू था। करवाने का। सही, $1,000, 1,000 हालांकि डॉलर। बनता सिर्फ $100 का था। हाँ, उस वक्त। उस वक्त सिर्फ $100 का बनता था। वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, कहता मैं ज़ात का सैयद हूँ, मैं ज़ात का ऐसा हूँ, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। मैंने उसकी सही। बात ही नहीं मानी। तुर्किश मिले, वो भी यही कहते थे, हम $500 दे दो, $700 दे दो। कोई हालात नहीं है वहाँ पर भी। इंसान कह दे कि किसी पे एतबार कर ले, मुश्किल है सही। कि बंदा कोई किसी का एतबार कर सके। और मैं यही सोचता हूँ कि फ़िलहाल जो लोग इस डंकी के चक्कर में पड़ते हैं ना, उनको चाहिए कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें। देखें 25-25, 30-30 लाख रुपया तुर्किश कंट्री से आगे जाने का लगता है। 25-30 8,000 लाख। यूरो, 8,000 यूरो, तो 9,000 अभी यूरो। आप सोचें 25-30 लाख आपके पास इधर हो, आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं छोटी सी, कोई भी काम, बहुत से काम करके अपना सिस्टम चला सकते हैं। जब वो आपके पास अगर इतनी अमाउंट हो, आप ये काम करके फिर आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप यानी कि स्ट्रगल करते हैं उसमें और अल्लाह ताला आपका साथ देता है, फिर जब आपका बैंक बैलेंस बन जाए फिर दुनिया का हर मुल्क आपको वीज़ा देता है। सही है। देखिए आपके पास अगर कोई अच्छा बिजनेस है आपके पास, और अच्छी आपके पास अच्छी अर्निंग है, तो आप लीगल तरीके से इज्जत मैंने रिस्पेक्टेड आप किसी मुल्क में जा सकते हो। बिल्कुल। ये बॉर्डर क्रॉस करना, तुर्किश जैसे मुल्क में जाकर आपने वहाँ, टर्किश वाले लोग जो हैं वो सिर्फ वो यूरोप को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके जो रूल्स हैं ना वो यूरोप वाले नहीं हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। पैसे के समझ लो कि भूखे हैं, पैसा यूरोप उनका सब पैसा तो नहीं, देता है। यानी कि ज़्यादातर ऐसे ही आप कह रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं सही, सही। कुछ लोग कुछ हद तक सही हैं जो यूरोप में पले भरे हैं, जिनकी फैमिली जर्मनी में है, कनाडा में, अमेरिका में, वो लोग ज़रा सुलझे हुए हैं। जो वहाँ के लोग नेशनल, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं शुरू से, हाँ जी। वो ज़रा कुछ और तबीयत के मालिक हैं। मैं बड़ा वो कुछ देख चुका हूँ, मैं 7-8 साल तुर्की में रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि टर्की जैसे मुल्क में आप जब जाओ ना, तो आप डंकी वाला सीन में ना पड़ो। 25-30 लाख रुपया दे के आपने अपने बच्चे को मौत देनी है। 25-30 लाख रुपया, 9,000 यूरो, 10,000 यूरो जो है वो शिप में बैठकर इटली पहुंचाता है। 10,000 यूरो का उसका भी मतलब नहीं है, पता कि जान की जिम्मेदारी है कि नहीं। 10,000 यूरो का मतलब है 30 लाख रुपया। अब 30 लाख रुपया आप यहाँ बैठकर वीज़ा लगवाएं, अपने बच्चे का लीगल डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएं। अगर नहीं लगता वीज़ा तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यूरोप ही जाना है या जो एक चीज़ के पीछे पड़ जाना है, ऐसे नहीं है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला आपके साथ वो मामला कर रहा है, उसको आप जो है ना वो एक्सेप्ट करें और उसको लेके साथ चलें। क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए, हमारे लिए कोई बेहतरी सबब बनाना हो, कुछ अच्छा अल्लाह ताला ने हमारे लिए करना हो कि जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। ठीक है ना। तो काशी भाई आप ये बताएं कि फिर जब आपका घर राब्ता हो गया, फिर फ़ोन किसको किया आपने घर में पहले? मैंने पहले घर अपने वाला साहब को फ़ोन किया। सही। वाला साहब का नंबर मेरे पास था, उनको मैंने फ़ोन कॉल उन्होंने उठाया तो क्या आपने कहा? उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैं कहा आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ। तो कहता तुम कौन बात कर रहे हो? मैं कहा मैं काशिफ पापा ने पहचाना ही नहीं आपके? पहचाना नहीं, नंबर था ना, नहीं, आवाज़ से भी नहीं पहचाना? आवाज़ से भी नहीं फिर पहचाना। जब आपने बताया मैं काशिफ, मैं काशिफ, तो वो परेशान हो गए। वो खुशी भी ज़्यादा थी उनके चेहरे पे कि शुक्र है कि इसका पता चला है कि यार। कहता बेटा किधर है तू? वो उस टाइम पापा घर में थे आपके या बाहर थे? बाहर थे क्योंकि 3 हफ्ते तक वो फिर घर जाके उन्होंने बता दिया? घर जाके बताया मैंने घर सही। कि वो उसका फ़ोन आया था, वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वो भी घर वाले खुश हो गए? घर वाले खुश हो गए। मेरी वालदा ने कहा बेटा आप जो भी है ख़त्म करो और पाकिस्तान आना है पाकिस्तान आ जाओ। सही। अगर वहाँ पर नहीं कुछ बन रहा तो अपने आप को आपने इलीगल तरीके से आपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। बड़े हालात ख़राब है। उन दिनों में कश्ती भी जो थी वो हादसे का शिकार हुई थी। कश्ती मेरे ख्याल से कोई 700-800 बंदा था जो समुंदर की नज़र हो गया था। बेचारे सब के सब मर गए थे, बच्चे सही। उन दिनों में मैं गया था तो वो बड़े परेशान थे। फ़िलहाल यही है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, पहली बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट भी ना इसमें मुलव्वस है कि वो देखें हम लोग मुसलमान हैं। एक मुसलमान अपने मुसलमान मुल्क में रहकर अच्छा रोज़गार नहीं ले पा रहा और उन क्रिश्चियन मुल्कों में जा रहा है, जैसे कि ये यूरोप सारा क्रिश्चियन मुल्क है।
यूरोप में सब मोस्टली क्रिश्चियन मुल्क जो मज़हब के बिल्कुल लोग ऐसे ही। हैं, और हम लोग उन लोगों के पास जाकर नौकरियां कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाके हमारी हुकूमतें अच्छी होती, सहूलतें भी होती हैं वहाँ पे। वहाँ पे मिसाल के सहूलतें तौर भी पे हैं। अगर तुर्की में अगर आप इलीगल हैं तो आप जो है ना वो मेडिसिन नहीं ले सकते और डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकते, बड़े मामलात ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप यूरोप में होते हैं, इलीगल भी होते हैं, वो आपको वो देते हैं जनाब, घर भी देते हैं, खाना पीना भी देते हैं, आपको पैसे भी देते हैं, इंटरनेट भी देते हैं, ठीक है। तो कई लोग तो हमारे वो सादा कह लें या पता नहीं कैसे कह लें, वो उनको मंथली कोई मेरे ख्याल से 200-300 यूरो मिलता है, किसी किसी जगह पे मिलता है, किसी किसी जगह पे नहीं मिलता, उनका काम करने को भी दिल नहीं करता। वो 300 यूरो को ज़रूर दें पाकिस्तानी करेंसी के साथ तो कितने ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। वो बेचारे उसी में खुश होकर तो वैसे लाइफ अपनी जो है ना वो गुजार रहे होते हैं, टाइम को ज़ाया कर रहे होते हैं। वो असल में ये है कि पाकिस्तान में अगर हमारी जो गवर्नमेंट है ये अच्छी होती, अगर हमारे जो अपने आप को कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, अगर ये लोग अपने मुल्क से प्यार करें, करप्शन ना करें, हमारे लोग भी यहाँ पर उनके पास जॉब हो, रोज़गार हो, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है काशिफ कि भाई इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बात जो है ना वो मज़हब की नहीं होती, ठीक है। किसी भी मज़हब से या किसी भी फ़िरके से इंसान ताल्लुक़ रखता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत होनी चाहिए और सिस्टम जो है ना वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही इंसानियत है। होना चाहिए, लोग हम्बल होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए लोगों को। सही। यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ठीक, अल्लाह अच्छा का हम जो है ना वो आगे जो है ना वो वीडियो को जो है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं करते, वो कंटिन्यू करते हैं। आपने पापा से बात की, घर आपका रब्ता हो गया, उसके बाद फिर घर रब्ता हुआ, घर वालों को बताया कि मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते कि रब्ता क्यों नहीं ठीक। कर रहे थे? मैं कहा मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, पकड़ा गया, उस वजह से मुझे जगह जगह मुख्तलिफ कैंपों कैंपों में जो है में, ना जेलों ये में रखा गया, सही कहीं 10 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन। इसलिए सही मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा था, मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा था। सही तो फिर मैंने घर रब्ता किया, कह रहे बेटा जो भी है खैर खैरियत से पाकिस्तान आओ, सही। ज़रूरत नहीं है इस तरह के इलीगल जाने की, वापस पाकिस्तान आ सकते हो आप। मैं कहा चलो ठीक ठीक। है। मैंने फिर जेलर से बात की, जेलर था, उन्होंने को बताया, मैं कहा मैं यहाँ लीगल आया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है। तो उसने मुझे फिर बोला ठीक है, आपको 3 दिन बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक। तो मैंने फिर 3 दिन बाद मुझे मेरा जो कैदी नंबर था, मेरा कैदी नंबर मुझे वो अनाउंस बताया गया कि उसको बाहर लेके आओ। मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 हज़ार कैदी होते हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे कैदी नंबर बोला, नीचे सही आया, मुझे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे वापस दिए, मोबाइल दिया, पैसे दिए वापस जो मेरे थे, अमानत उनके पास। तो मैं फिर पाकिस्तान वापस टिकट भी इस्लामाबाद, उन्होंने दी आपको? टिकट भी उन्होंने दिया। फिर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे उन्होंने विदाउट चार्जेस, विदाउट फ़ाइन किए। क्योंकि आप लीगल गए हुए थे। मैं लीगल गया हुआ था ठीक है। और इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं वापस पाकिस्तान सही आ गया। सही लेकिन वो जो लोग जो हैं वहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, शायद वो देख भी रहे हो मेरे भाई, सही एक एक साल वहाँ पर उनको रखा, एक एक साल जेल में रखा कैंप के अंदर, फिर भी उनको डिपोर्ट कर दिया। सही हालांकि तुर्की में उनके हर जेल के अंदर लिखा हुआ है कि आपका कोई भी ज़बरदस्ती डिपोर्ट नहीं कर सकता। आप 1 साल तक कैंप में रहेंगे, 1 साल बाद आपको वो सारी ज़िंदगी के लिए आप तुर्की में रह सकते हो, ये भी लिखा हुआ ये है भी वहाँ लिखा पे, हुआ है। ये भी लिखा हुआ था वहाँ पर। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरी डिपोर्ट किया मेरे साथ लोगों को, जो 1 साल तक जुल्म बर्दाश्त करते यानी कि रहे। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई उधर रहना चाहता है, इलीगल है, वो पकड़ा गया है, तो वो ज़बरदस्ती आपको नहीं भेज सकते। ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते, लेकिन टर्की वाले सही। ज़बरदस्ती आपको डिपोर्ट करते हैं। क्यों? किस लिए? पैसे के लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको टिकट भी मिलती है यूरोप की तरफ से, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, 2,000, 3,000, 4,000 यूरो मिलता है एक बंदे को डिपोर्ट करने का। सही। इसलिए वो जबरी डिपोर्ट भी करते हैं बंदे को। अच्छा अच्छा, कि ये इनको सीन है। ये भी करते हैं। मेरे साथ लड़का था, गुजरात का लड़का था, बेचारा ने 1 साल तक कैंप काटा था। 1 साल बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया। और जिसको डिपोर्ट किया वो बेचारा बहुत रोया उस रात के, मैंने 1 साल तक मैंने जेल काटी, 1 साल मैंने इतना को बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे उन्होंने जबरी डिपोर्ट कर दिया। मेरे साथ उसने डिपोर्ट किया, मेरे से पहले डिपोर्ट कर दिया उसको। मैं तो खुद अपनी मर्ज़ी से डिपोर्ट हुआ था, क्योंकि मैं थक चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अब कब तक रहूँगा। मेरे साथ वाले को 1 साल बाद डिपोर्ट कर दिया, मेरी क्या गारंटी है कि ये मुझे भी ये छोड़ देंगे? सही। क्योंकि जो बंदा 1 साल तक रह सकता है उसको फिर ये छोड़ देते हैं। अच्छा लेकिन टर्की वालों को पीछे से ऑर्डर मिले थे कि आप पैसे बनाओ, बस यूरो बनाओ, बंदे को जितने बंदे डिपोर्ट करोगे डिपोर्ट करो। उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। सही। 1 साल तक रखने का मतलब है 200 यूरो एक दिन का। एक दिन का 200 यूरो को मल्टीप्लाई कर लिया अब 365 के साथ, कितने पैसे बनते हैं जो उन्होंने हम लोगों से कमाए हैं तुर्की वालों ने।
ये काशी भाई का कहना है, इसके बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि ये उधर रह के हैं, तो ये अपनी ज़ुबानी जो है ना वो बता रहे हैं। अब ये बताएं काशी भाई कि जब आप घर पहुँचे तो क्या फीलिंग थी घर वालों की और आपकी? 7-8 साल बाद जब बंदा घर पहुंचता है तो वो जैसा मर्जी होता है, उसने कुछ अच्छा, कमाया। 7-8 साल में, यानी कि उसमें आप घर भी नहीं गए थे पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान नहीं बिल्कुल, एक कार्ड मिला था ना, उसमें भी नहीं जा सके और फिर गया। इलीगल हो गए। एक ही कार्ड मिला था, उसके बाद मैं सही। इलीगल हो क्या गया। फीलिंग थी घर वालों की और आपकी? घर वाले बड़े खुश थे, शुक्र है कि तुम। एयरपोर्ट से कोई लेने आया था? एयरपोर्ट मैंने किसी को बताया नहीं, बताया मैं नहीं, चुप पाकिस्तान करके आ गए, अचानक ही घर गए? मैं इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद पहुंच के मैं फिर एक दिन का मैंने सफ़र, जो आधे दिन का सफ़र था, मैंने एक बस में बैठ गया, उसने मुझे आधे दिन में लाहौर पहुंचाया। सही। जब लाहौर पहुंचा, रात को मैं 11 बजे घर पहुंचा। घर वालों को सरप्राइज़ दिया कि मैं आ चुका हूँ। क्या टाइम था जब आप 10-11 बजे का टाइम रात था। का? हाँ, रात का आप 10। पहुंचे तो सबसे पहले किससे मिले? मैं सबसे पहले अपनी वालदा से मिला, अच्छा, वो रोए होंगे। जिनके लिए मैं दुआएं करता था, या अल्लाह पाक 7-8 साल बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे माँ बाप का जो दीदार करा दे, मैं उन लोगों को जगह देख सकूँ। कई लोग होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस आके उनसे मिल सका। कुछ लोग नहीं मिल पाते, जो नहीं मिल पाते अल्लाह पाक उनको सब्र दे, अल्लाह पाक उनके माँ बाप की मसले आसान करे। आमीन आमीन। बाकी इलीगल ज़िंदगी अच्छी नहीं इलीगल है, जिंदगी जहाँ भी अच्छी जाना नहीं। है लीगल ये रहो। सारी पूरी एक वीडियो का जो लुब्बे लुबाब यही है, बताने का मकसद यही है कि अगर आप ऐसे इलीगल कभी हो जाएं तो फौरी आप जो है ना वो इलीगल होने से पहले ही आप वापस आ जाएं अपनी कंट्री में। और इस तरह जो है ना किसी भी कंट्री में आपको अगर अल्लाह ना करे जेल हो जाए, कैंप में चले जाएं, तो फिर आपके लिए भी परेशानी है और आपके घर वालों के लिए भी परेशानी है। तो ये काशिफ भाई की जो स्टोरी अधूरी जो रह गई थी, जो मुझे भी नहीं पता था ज़्यादा, कुछ कुछ बातें इन्होंने मुझे बताई थी फ़ोन पे जब बात हुई, ठीक है। तो खैर मैं तो ये तो इनकी स्टोरी हो गई, और मैं वैसे खुश बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। ये इस बंदे के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, यकीन करें आप। हम हंसी मजाक, और जैसे ही ये बाहर से आते थे भाई, ठीक है, खाना कौन बनाता था? कहाँ रज़ा भाई बनाते थे। रजा भाई बनाते थे। कैसा खाना बनाते थे ऑनेस्टली बताना है, ये नहीं कि मैं दोस्त हूँ। बहुत ही कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा। गोश्त चिकन बड़ा अच्छा बनाते हैं। अच्छा जी। इनका स्पेशल था चिकन बनाने वाला। सही, आजकल कम कर दिया हुआ है खाने बनाने। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कोई वाकया, कोई बात मेरी कोई याद रह गई थी आपको? कोई नहीं मिले थे वो बता दें ज़रा, कोई रजा भाई की कोई असल बात याद में रही हो, या रज़ा किसी भाई और की दोस्त की बात- घर में, उनके नाम भी ले लो ना, ताकि वो भी वीडियो शीडियो में देखेंगे, उनको पता रज़ा चले। भाई की बात ये रहती थी, जब मैं आता था वहाँ घर पर जॉब से काम करके, तो देखें हंसमुख थोड़ा सा मजाक करने के लिए, देखें बाहर की जो ज़िंदगी है बहुत ही एनजाइटी डिप्रेशन होता है बाहर। बिल्कुल तो उस वजह से कोई दोस्त ऐसा चाहिए जिससे तो बंदा आकर मजाक करता है। सही। ये लेटे होते थे, मैं इनके पास आकर बैठता था, तंग करता था, छेड़ता था, ये आगे से मुझे मारते भी थे खुशी खुशी से। कर कर तदालिफ है। तो मैं बड़ा हंसता था, मैं कि चलो थोड़ा बहुत एक आधा घंटा बैठा, गपशप लगाई, वापस आ गए। और फिर वो एक दोस्त था, हैदर था, तलहा था, सुहेल थे, और राशिद भाई थे। बड़े अच्छा दो, टाइम गुजरा था। एक हैदर शाह था हैदर शाह था, और राशिद भाई हो गए, फिर एक वो अली लड़का अली भाई का मुझे बड़ा अली याद भाई है। अली भाई बड़े फैसलाबाद अच्छे वाले, थे, वो फैसलाबाद वाले। बहुत ही नाइस बंदे थे वो भी, बिल्कुल। और वो एक वो लड़का था, वो कराची वाला, क्या नाम था तलहा उसका? नाम था उसका। कराची वाला एक तलहा, और एक और उसका माइंड से निकल गया वो नाम, सॉरी यार। समड़ियाल था, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ ठीक है, बात कम होती है ना, तो इस वजह से फिर जो है ना। खैर काशी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे जो है ना वो मिल के, और बड़ा दिल खुश हुआ है। तो अभी कहीं बाहर भी चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा पैदल वॉक भी कर लेते हैं, तरक्की की जो है ना वो यादें ताज़ा कर लेते हैं। सही है। तो जनाब अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।